22 दिसंबर सन 2021 को ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए उर्दू के 30 सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। चूँकि पेपर ऑनलाइन हुआ था इसलिए पेपर की क्वालिटी बहुत ही बुरी थी, फ़ॉन्ट बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए आपको यहाँ पे सवाल भी थोड़ा सा धुंधले दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल को इस तरह से लैंडस्केप मोड में कर लेंगे और यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो बिल्कुल साफ साफ इंशाल्लाह दिखाई देगा। यहाँ पे एक पैसेज है, इससे रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब हमें देने हैं। पैसेज चूँकि छोटा सा है इसलिए हमें पहले इसको पढ़ लेना है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हमारी कौमी यकजहती के बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। ताजमहल की शोरे आफाक इमारत को देखकर किस हिंदुस्तानी का सर फख्र से बुलंद नहीं होता। हिंद के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी शख्स जब आगरा जाता है तो इस आलीशान और ख़ूबसूरत इमारत को देखने ज़रूर जाता है। इसी तरह वाराणसी में सारनाथ अजायब घर में रखा हुआ महात्मा बुद्ध का मुजस्समा है जो अजीम शाहकार है। इस तरह शाहजहां का तामीर करदा लाल किला है जिस पर हमारा कौमी परचम लहराता है। ऐसी कदीम इमारतों को देखकर लोग उनकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं, दिल का सुकून पाते हैं। हिंदुस्तान की हर आवाज़ और हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन पुकार पुकार कर ऐलान करती है कि हम सब एक ही तो हैं। ये था पैसेज। अब चलो इससे रिलेटेड सवाल देखो। पहला सवाल आपका है इमारत की जमा, ठीक है। इमारत की जमा इमारात होती है, ठीक है। इमारत की जमा इमारात होती है, लेकिन इमारात आप देखेंगे तो ऑप्शन में ऐसे लिखा है, ये वाला गलत हो गया। इमारत की जमा इमारतें भी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलो देखो अगला सवाल देखो। क़ल्बी सुकून के माने क्या हैं? तो क़ल्बी सुकून के माने दिली सुकून के हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही है। देखो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि हमारा कौमी परचम कौन से किले पे लहराता है? तो हमारा तिरंगा जो झंडा है वो दिल्ली के लाल किले पे लहराता रहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोग जब आगरा आते हैं तो कौन सी खूबसूरत इमारत देखने को ज़रूर आते हैं? तो ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब हमारे यूपी में लोग आते हैं तो ताजमहल को ज़रूर देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन क्या ऐलान करती है? तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन ऐलान करती है कि हम सब एक ही तो हैं, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि हिंदुस्तान में किसके बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं? तो हमारी कौमी यकजहती के बैन सबूत कसरत से मौजूद हैं। साफ साफ अभी हमने पैसेज में पढ़ा। चलो देखो अगला सवाल, आलीशान में शान क्या है? तो देखो आलीशान में जो शान लफ्ज़ है ये लाहिका है, प्रत्यय हिंदी में इसको कहते हैं और अंग्रेज़ी में सफिक्स इसे कहा जाता है। यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ का टुकड़ा लगे तो वो लाहिका होता है और शुरू में लगे तो वो साबका होता है। तो आलीशान आली के बाद लगाए तो शान आपका लाहिका हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध का मुजस्समा किस अजायब घर में रखा है? तो वाराणसी में सारनाथ के अजायब घर में महात्मा बुद्ध का मुजस्समा रखा गया है। अगले सवाल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि कदीम इमारतों को देखकर लोगों पर क्या असर होता है? तो उनकी खूबसूरती से वो लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। तो ये था प्रोस का पैसेज जिससे हमने 9 सवालात हल किए।
अब यहाँ पे एक पोएम का पैसेज है, इसे भी पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। कहा जा रहा है कि सूरज कदम कदम से कायम जहाँ है सारा, है इसकी रोशनी से दिलकश हर एक नज़ारा। सूरज अगर न होता कुछ भी यहाँ न होता, सूरज अगर न होता कुछ भी यहाँ न होता, सब्ज़े का फूल फल का नामो निशा न होता। सूरज की रोशनी से हर चीज़ खुशनुमा है, गो वक्त का है खालिक पाबंद वक्त का है। यानी सूरज वक्त का खालिक है, ये शायर कह रहा है। आगे कहा जा रहा है कि दिलकश है चाँद कितना, हर एक को लुभाने वाला। यानी चाँद जो है वो दिलकश है और हर एक को लुभा रहा है। हंस हंस के आसमां से दिल को लुभाने वाला, वो दिल फरेब तारे रोशन हैं रात जिनसे। यानी तारे कैसे हैं? दिल फरेब हैं। वह दिल फरेब तारे रोशन है रात जिनसे, शर्मिंदा जिनसे मोती हीरे हैं मात जिनसे। तो ये पैसेज था। अब इससे रिलेटेड सवालात देखते हैं। पहला सवाल बहुत ही आसान है, इसका जवाब आप बिना पैसेज की मदद के भी दे सकते थे। आसमान का मुतजाद क्या होगा? तो आसमान का उल्टा ज़मीन हो जाएगी। अगले सवाल में ये आपसे पूछा जा रहा है कि शायर के नज़दीक कौन हंस हंस के दिल लुभा रहा है? तो जो चाँद है वो हंस हंस के दिल लुभा रहा है, अभी हमने पैसेज में पढ़ा था। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि तारों का नज़ारा कैसा दिखाई देता है? तो अभी मैंने बताया कि दिल फरेब, तारों का जो नज़ारा है वो दिल फरेब दिखाई देता है। शायर ने सूरज को पाबंदे वक्त के साथ और क्या कहा? तो वक्त का खालिक कहा। शायर ने सूरज को पाबंदे वक्त के साथ साथ वक्त का खालिक भी कहा है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि शायर ने सूरज की रोशनी के नज़ारे को क्या बताया है? तो दिलकश बताया है। ठीक है, दिलकश यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल में यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है। दिलकश है चाँद कितना, हर एक को डैशने वाला। तो डैश यहाँ पे क्या भरा जाएगा? लुभाने भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो 15 सवालात पैसेज के सवालात बहुत ही आसान आते हैं सीटेट में, आप लोग आसानी से कर लेते हैं। पेडागोजी के सवालात मुश्किल आते हैं। चलिए पेडागोजी के सवालात को हम हल करते हैं। कुछ अहम एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। देखो पहला सवाल है कि हिंदुस्तान की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। जो हमारी 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी है हिंदुस्तान की, उसमें जो संस्कृत है वो क्या नहीं है? तो देखो क्लासिकल ज़बान है संस्कृत, ठीक है, से लिसानी फार्मूले का हिस्सा भी है, लेकिन सरकारी ज़बान नहीं है। और संस्कृत यदि ज़बान भी नहीं है तो यहाँ पे दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन सीटेट ने ऑप्शन 3 हमारा जवाब माना है। यानी कि हिंदुस्तान की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत सरकारी ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदी सरकारी ज़बान है। आर्टिकल 343A में जो हिंदी देवनागरी लिपि में है उसको राजभाषा का दर्जा हासिल है। अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इब्तदाई मुताले की दरसी किताबों में ज़्यादातर असबाक ऐसे होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पे मबनी होते हैं, एक वक्त में सिंगल वर्ड पे बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर जो छोटे बच्चों की टेक्स्ट बुक होती है उनके लेसन्स, तो इस तरह के जो मवाद होते हैं ये क्या बच्चों के लिए मुआविन होते हैं, गैर मुआविन होते हैं? बताइए। तो देखिए मुआविन तो होते हैं, इसलिए गैर मुआविन वाला 2 ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो मुआविन तो होते हैं, तो किस तरह से मुआविन होते हैं? तो इसलिए मुआविन होते हैं क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी किताबों में ज़्यादातर जो सबक होते हैं वो एक वक्त में एक आवाज़ पे मबनी इसीलिए होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं,
मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, एक वक्त में एक ही चीज़ पे वो तवज्जो कर पाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर सिंगल चीज़ें आपको छोटे बच्चों की क्लासों की किताबों में मिलती हैं तो वो माविन है, क्योंकि एक वक्त में बच्चे एक ही मखसूस पहलू पे तवज्जो दे पाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 मराहिल। तो देखो, पोर्टफोलियो तैयार करने के जो मराहिल हैं उसमें कलेक्ट करना है, उसके बाद चूज़ करना है और फिर गौर फिक्र करना है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है? आप चाहते हैं कि बच्चों की राइटिंग स्किल अच्छी हो, आप बच्चों को राइटिंग की टीचिंग कराएं, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा? पहला ऑप्शन है कि बच्चों से कहा जाए कि वो ज़बान के हरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट्स लिखें, या फिर लिखावट को बेहतर बनाने के लिए, हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए एक ही सेंटेंस को बार बार लिखने के लिए कहा जाए, या फिर उन्हें ख़यालात और नज़रियात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की राइटिंग स्किल डेवलप हो तो आप बच्चों को सेल्फ उसका जो आइडिया है और जो उसकी सेल्फ की फीलिंग्स है उनको अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। इस तरह से जब बच्चा अपने ख़यालात और नज़रियात को ख़ुद से लिखेगा तो उसकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब होगा। अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? एज ए टीचर सोचिए, आप एक बच्चे के लिए कोई लिटरेचर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी खसूसियत उस लिटरेचर की होगी? क्या वो आसान ज़बान में हो, या फिर ऐसे मुसन्निफ़ या शायर का हो जो मशहूर हो, या फिर बच्चों की सतह, बच्चों के लेवल, बच्चों के स्तर और उनकी दिलचस्पी, उनके रुचि और इंटरेस्ट के मुताबिक हो, या फिर हिंदुस्तानी सकाफ़त में जो इंडियन कल्चर है उसमें मिला गुला हो। तो चिल्ड्रेन लिटरेचर सिलेक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब होगा। पढ़ने में नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम अप अप्रोच किस पे जोर देता है? तो बॉटम अप अप्रोच यानी सबसे नीचे से, जो सबसे छोटी चीज़ है उसे पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा आपका क्या होता है? लेटर होता है, उसके बाद सिलेबल होता है, उसके बाद वर्ड होता है, उसके बाद सेंटेंस होता है, उसके बाद आप सेंटेंस से स्टोरीज बनाते हैं, फिर आप उससे और ऊपर जाते हैं तो आप पोइट्री या पोएम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे पहले लेटर्स यानी कि हर्फ आएंगे, फिर रुकन यानी कि सिलेबल्स आएंगे, उसके बाद वर्ड्स यानी कि लफ्ज़ आएंगे, फिर सेंटेंस आएंगे। तो ये जो तरीका होगा आपका बॉटम अप अप्रोच होगा, यानी कि नीचे से ऊपर का नज़रिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बुलंद ख़ानी, कहानी सुनाना, मुबाहसे और बातचीत ये किसकी मिसाल हैं? तो जब आप बुलंद ख़ानी करते हैं, आप कहानी सुनाते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, तो बच्चे गौर से सुनते हैं, तो ये बगौर समाअत की मिसालें हैं। कहानी सुनाना, मुबाहसा करना और बातचीत करना। चलो, ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए झैल में से कौन ज़रूरी नहीं है? तो देखो, दुरुस्तगी यानी कि एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है, रवानी यानी कि फ्लुएंसी भी ज़रूरी है और वैलिडिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन महारत, ये स्किल जो है ये ज़रूरी नहीं है ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल ये है कि बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है, यानी कि बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है
उससे लिटरेचर समझने में बच्चों को आसानी होती है। तो दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क, कौन सी प्रैक्टिस ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग दे सकती है? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों की लैंग्वेज स्किल में स्पीकिंग स्किल को यानी कि बोलने की सलाहियत को डेवलप करेगी। लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ के साथ मश्क यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों की बोलने की जो महारत है वो फ़रोग पाएगी। या फिर पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में कोई फेवरेट स्टोरी है उस पे बेस्ड रोल प्ले में बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे तो उनको बोलने की महारत डेवलप होगी। या फिर इंडिविजुअली या ग्रुप में लफ्ज़ों को याद करने और उनकी नज़्म ख़ानी करने से या फिर उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को ग्रुप में पढ़ने से। तो पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में बच्चों को शामिल करके ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग दिया जा सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, उर्दू इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। मान लो ये एक सेंटेंस बच्चे ने सुना, ठीक है, तो अब बच्चा इसको समझने के लिए पहले क्या कर रहा है, उर्दू, यू है उसमें, आर है, डी है, फिर यू है, इस तरह से मिलके बना उर्दू। आई और एस है मिलके बना इज़, ठीक है, एस है, डब्ल्यू है, डबल ई है, टी है, इस तरह मिलकर स्वीट। इस तरह से वो पहले वर्ड्स को अलग अलग करके फिर उसको सेंटेंस बना रहा है। तो इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, सबसे नीचे पहले गया लेटर्स, वर्ड्स, फिर सेंटेंस, यानी कि वो नीचे से ऊपर का अमल अपना रहा है, यानी कि हम कहेंगे बॉटम अप प्रोसेस इसे। अगर कोई बच्चा सेंटेंस सुनने के बाद उसे समझने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे तो। चलो दफ़ा 350 ए जो हमारा 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 1956 का 350 ए आर्टिकल, उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें सिंपली जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक भाषा के जो बच्चे हैं, उनको उनकी मादरी ज़बान में प्राइमरी लेवल पे तालीम हासिल करने का हक है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 350 ए अनुच्छेद में जो भाषा अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हासिल करने की सहूलत और आसानी फराहम करनी चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि झैल में किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़े कद्र में नहीं होता है। बताओ, बोलने की महारत स्पीकिंग स्किल का इवेल्युएशन करना है तो इनमें किसका इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपली आप देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कम बोल रहे हैं, तो रोल प्ले करेंगे ज़्यादा बोलेंगे, किसी चीज़ को दिखा के एक्सप्लेन करेंगे बताएंगे तब भी ज़्यादा बोलेंगे, तस्वीर को एक्सप्लेन करेंगे तब भी ज़्यादा बोलेंगे, खाली जगहों को आप पुर करेंगे तो इससे आप बोलने की महारत का अंदाज़ा कद्र नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा जो जवाब होगा वो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हर उस्ताद को ज़बान की तदरीस के दौरान क्या करना चाहिए। देखो, जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो ये कह रहा है कि आप बच्चों की टीचिंग को बस सिलेबस तक ही लिमिट मत रखिए, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराइए। बच्चों के स्कूल के क्लासरूम के नॉलेज को बाहर की ज़िंदगी की मालूमात से जोड़िए, रिलेट कीजिए। उसी पे मबनी ये सवाल है। कहा जा रहा है कि हर ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए,
सिर्फ दरसी किताब पे नहीं बल्कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए। ठीक है, यानी जो कुछ किताब में लिखा है सिर्फ वही मत पढ़ाओ, उसके अलावा भी कुछ ज़रूरी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ाओ, ये NCF कह रहा है। ठीक है, तो वहीं से ये सवाल बना है, ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब होगा। बोलने की अच्छी सरगर्मी कौन सी है? गुड स्पीकिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जहां ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बातचीत करने का मौका मिले वो अच्छी सरगर्मी बोलने की कहलाएगी। तो मादी ज़बान ख़त्म हो जाए तो कहाँ बच्चे ज़्यादा बोलेंगे। शिरकत गैर मुसावी हो तो ये भी नहीं है। आमोज़गार ज़्यादा बातें करते हों तो वो एक गतिविधि ऐसी है जिसे हम बोलने की अच्छी गतिविधि कह सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब होगा। चलो ये आखिरी सवाल आज का है। अज़ खुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोज़िश में बुनियादी फ़र्क। अज़ खुद ज़बान सीखना ये ज़बान का इक्तिसाब, ज़बान का हुसूल कहलाता है। जैसे हम पहली ज़बान अपनी मादरी ज़बान सीखते हैं तो उसे हम अज़ खुद ज़बान सीखना कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं, ज़बान का हुसूल कहते हैं। और दूसरी ज़बान सीखते तो उसे ज़बान की आमोज़िश यानी कि भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या है? तो जो माहौल होता है ना ज़बान का, वही बुनियादी फ़र्क होता है। तो ज़बान का माहौल खुद से ज़बान सीखने और दूसरी ज़बान को कोशिश करके सीखने में बुनियादी फ़र्क जो लाता है वो ज़बान का माहौल लाता है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। तो हमने 22 दिसंबर को जो सीटेट हुआ था ऑनलाइन, उसमें पूछे गए सवालात हल किए। उम्मीद करता हूँ ये सवालात आपको समझ में आए होंगे। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।